and you all are welcome in Science is Life Science PSIR NET session. And in this session, I am going to provide you very awesome questions and their most correct explanation in full details. So first of all, take the question. पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसके बाद हम लोग बात करेंगे. चलते हैं पहले क्वेश्चन पे. Which of the following statement about dipole-dipole interaction is accurate? तो ऐसे यहाँ पे dipole-dipole interaction occurs between two non-polar molecules. Dipole-dipole interaction involve the sharing of electron between atoms. Dipole-dipole interaction are weaker than hydrogen bond, and dipole-dipole interaction are stronger in non-polar molecules. तो अगर आप लोग इसका आंसर कर सकते हो तो आप लोग आंसर करो. वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हम लोग उसको देखते हैं. यहाँ पे सवाल है कि डाइपोल डाइपोल अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रकार क्या है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन है जो किसी दो एटम या किसी दो मॉलिक्यूल्स या दो आयंस के बीच में हो सकता है. कंडीशन ये है कि वो मॉलिक्यूल का होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा. मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा किस में होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा. कई दफ़ा बच्चों को ये भी होता है कि सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो याद रखना आप लोग. तो डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन मॉलिक्यूल्स एंड बी यूज द डाइपोल मोमेंट. हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज क्या करते हैं इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सच एज solubilities, boiling point, melting point and behavior of substance in different phase. जैसे solid liquid गैस में तो बिहेवियर क्या होगा, तो उसमें हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं. सवाल है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. इसका आंसर आप लोग कर सकते हो. पहला है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो पहला तो क्वेश्चन ही गलत हो गया आप लोगों का. अब है कि ये इंटरेक्शन किस में होगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो नहीं होगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली है तो फिर से क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर हो सकता है मॉलिक्यूल्स, तो तब भी नहीं होगा. थर्ड है यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये और रिलेटिवली क्या होगा, उन दोनों से बेहतर आंसर होगा. एंड फोर्थ है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और स्ट्रॉन्गर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. जब उसमें होता ही नहीं है तो स्ट्रॉन्गर वीकर का सवाल क्या है. सिंपल से इसका आंसर निकल के आ रहा है सी. ठीक है ना, चॉइस के हिसाब से इसका आंसर सिंपली क्या निकल जाएगा, आप लोग उसको याद रखना. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट अकर्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो इस हिसाब से आप इतना याद रखो. अभी पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर में अगर ये डिफरेंस नहीं पता है तो इसको आप लोग हमेशा याद रखना. कुछ सवाल आगे लेते हैं फिर मैं बताऊंगा क्या होता है. चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. देखो जो सिलेबस है CSIR नेट का, मैं उसी सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को टॉपिक दे रहा हूँ और बिल्कुल से सीरीज में हम लोग चलेंगे. दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, वेरी फर्स्ट टॉपिक. और अब बिल्कुल से जो बेसिक हैं आप इसको यहाँ पे ध्यान रखना. और सिलेबस के हिसाब से है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई समस्या होगा नहीं आप लोगों को. ये बस ये सब बातें बेसिक बातें हैं जो पढ़ा हुआ होना भी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. तो ऐसे यहाँ पे मीथेन है, अमोनिया है, H2O है, CO2 है. आप लोग आंसर बताओ इसमें से नॉन पोलर कौन होगा. नॉन पोलर और पोलर में अगर डिफरेंस आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसमें पोलर बॉन्ड होगा. पोलर का मतलब हुआ क्या, जिसमें पार्शियली एक एंड पॉजिटिव हो और दूसरा एंड क्या होगा, नेगेटिव हो. तो कोई किसी का कोई एंड पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव क्यों होगा. पार्शियल नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि जहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर अनइक्वल होगा तभी कोई इन पार्शियल पॉजिटिव होगा, कोई इन पार्शियल नेगेटिव होगा. अब इसको इन चारों को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ रहा होगा किसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. तो आप सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद आ रहा होगा. अगर हम देखें पहले हम चॉइस लें
CO2 लेते हैं, मान लो CO2 में क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कार्बन से कई गुना ज़्यादा होगा। तय बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये पोलर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएगा। वैसे ही देखो आप लोग, H2O में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तीसरा देखो, अमोनिया में हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, नाइट्रोजन से कम होगा और नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। चौथा देखते हैं मीथेन में, जो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन दोनों का क्या होता है, लगभग लगभग बराबर ही होता है। इसलिए एकमात्र क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा और इसका कोई भी नेट डाइपोल नहीं होगा। इतना आप लोग यहाँ पे याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा या इक्वल होगा, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही दे देता है, ऑक्सीजन में भी क्या होता है भाई, अगर दो एक O2 का मॉलिक्यूल है, एक O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम होंगे, और दो ऑक्सीजन के एटम का मतलब क्या हुआ कि बोथ शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली, बोथ शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, बराबर बराबर शेयर करेगा। तो नतीजा क्या हुआ, वहां भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा मतलब इक्वल होगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, वहां पे ये हो जाएगा, ये नॉन पोलर। इसको आप लोग ऐसे याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब हुआ यहाँ पे कौन सा है, ये मीथेन। चलो अगला सवाल लेते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। अब यहाँ पे चार फोर्स दिया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्सन फोर्स एंड वंडर वॉल फोर्स। इसका आंसर आप लोग करके बताओ मुझे, आंसर क्या होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर में बॉन्ड कौन सा है, वहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, सिंपल से इसका आंसर क्या निकल के आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर। इसका आंसर आप सिंपली ऐसे कर सकते हो यहाँ पे। चौथा सवाल लेते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बाय। और सीएसआई नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें जो 13 यूनिट्स हैं, 13 में से जो पहला जो यूनिट है, 13 में से जो पहला यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, उसका जो पहला है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो ये जो सेशन है उसी पे चल रहा है। ऐसे ही जब हम आगे अभी जब चलेंगे, हम लोग सारे सेशन के भी जो ए से लेकर के जे मान ले यहाँ तक है, ये तो पहले यूनिट में हो गया। वैसे 13 का 13 जो हमारा यूनिट है उन सब पे अलग अलग सेशन, ठीक है ना, वीडियोज होगा। तो आप लोग ये वीडियो, ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको आगे नहीं वीडियो मिलेगा, इसके बाद भी आपको वीडियो मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखो, पूरे उस पे जो भी इंटरेक्शन करना है आप, या तो टेलीग्राम चैनल है साइंसेज का, उस टेलीग्राम चैनल पे आके आप अपना कमेंट लिखो, अपना प्रॉब्लम्स लिखो, या कोई अगर आप नया बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसके विषय में भी लिख सकते हो, या कोई टेस्ट प्रोग्राम करना चाहते हो आप उसके विषय में लिख सकते हो, या कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप उसके विषय में क्वेश्चन करो आप लोग। और विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। बिल्कुल से आप कोई भी सवाल, आप चाहे आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, मुद्दा नहीं है, आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो। आप वहाँ पर डाल करके क्वेश्चन पूछिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिए। हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंट होना चाहिए, तभी इस डिस्कशन सेशन में मजा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो टू वे स्टैब्लिश हो सके आप लोगों के साथ, और तभी पॉसिबल है जब आप हर एक सवाल को पढ़िए, उस पर आप कमेंट लिखो जाकर के बॉक्स में, और उसके बाद आप मुझे फिर से बताओ कि सर आप इसमें किस टॉपिक का थोड़ा सा जल्दी। तो ऐसा तो मैं कोशिश करूँगा कि सीक्वेंस में ही बनाऊँ सारे वीडियोज़ को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और हर एक टॉपिक पे हो सकता है किसी पे एक वीडियो हो, किसी पे दो वीडियो हो, इसका जो इम्पोर्टेंस, या किसी पे 3 वीडियोज़ भी हो सकते हैं। तो जिसका जो इम्पोर्टेंस है उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे
हर एक सेक्शन का, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, सबका सबका हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। एक तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस बड़ा है, सिलेबस अप्लाइड पार्ट भी है इसमें, और इसमें कन्वेंशनल पार्ट भी है। तो हमेशा से याद रखिए आप लोग, हर एक पार्ट को आप इतना ठोक बजा के कीजिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, और पूरा लॉजिक लगा करके रिगरस तैयारी कीजिए 4 महीना, और 3 से 4 महीने की रिगरस तैयारी से आपका सी एस जो नेट है, इसमें आप अच्छे से और बहुत ही आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। चलते हम लोग हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, लेते हैं अगला सवाल। So the question is, denaturation of protein leads to loss of biological activities by formation of amino acids, loss of primary structure, loss of both primary and secondary structure, and loss of secondary and tertiary structure. So out of the given, which statement is correct? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो टेक योर टाइम, और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ पा रहे होगे तो, denaturation of protein leads to loss of biological activities। तो इसमें से कौन सा फिनोमेना के कारण, मतलब जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसका समाप्त हो जाता है, मतलब प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। पहला चॉइस यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पे, अमीनो एसिड जब बनेगा तो उस, ठीक है, इससे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसे लॉस होगा, बात समझ रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो ये चॉइस ही गलत हो गया, क्योंकि डीनेचुरेशन, ठीक है, बिकॉज द डीनेचुरेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो दूसरा चॉइस को समझते हैं हम लोग हैं, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो ये भी चॉइस गलत होगा, क्योंकि वो लॉस कैसे हो सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो इंटैक्ट रहेगा इसके साथ। देन चॉइस है लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये अब यहाँ पे समझना ये होगा कि ये चॉइस कैसे गलत है, क्योंकि इसमें ये कहता है कि इसके अनुसार डीनेचुरेशन टिपिकली डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ नहीं, जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट का हाफ पार्ट यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत होगा, है ना। और लास्ट है लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या होगा, ये सही होगा। याद रखना हमेशा, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन बना हुआ रहेगा। और राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, होगा डी। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सोडियम और जो क्लोरीन है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये सबको पता होगा। इसमें कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का मतलब हुआ, जब सोडियम और क्लोरीन जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो आयंस बनेगा, और जब वो आयंस बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसके कारण बॉन्ड्स क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। क्योंकि आयन का फॉर्मेशन हमेशा इक्विटी कंडीशन में ही होता है, और इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड are most commonly found in molecule where hydrogen is covalently bonded to। इस क्वेश्चन को समझो, हाइड्रोजन बॉन्ड आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मॉलिक्यूल वेयर हाइड्रोजन इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू a metal or non-metal, highly electronegative atoms और an inert gas। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमेशा एक बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। याद रखना कि हमेशा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कहते हम लोग हैं कि इट अकर्स ड्यू टू
लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जैसे मान लो H2O का एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। H2O में क्या होता है? H2O में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि ऑक्सी लेकिन दोनों के पास क्या है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर किया हुआ है वो अपने तरफ उसे खींचेगा ज़्यादा, और चूंकि ज़्यादा खींच रहा है तो नतीजा क्या होगा? ये बॉन्ड क्या होगा? है तो कोवेलेंट, पर ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा इस बात को याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, एंड इट फॉर्म्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसका आंसर होगा तुम्हारा सी। चलिए अगला एक सवाल और लेते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। क्वेश्चन से पहले ये एक नोटिफिकेशन है, आप लोग देख पा रहे हो। इस नोटिफिकेशन को आप लोग याद रखो, इसको पढ़ सकते हो, और वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से पढ़िए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का ही एक नोटिफिकेशन है कि भाई जिन लोगों को प्रीलिम्स करना है तो उन लोगों के लिए, आप लोगों के जानने में जो भी लोग होंगे आप बता सकते हो, या आप खुद भी अगर तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए भी होगा ये। और चलिए अगला सवाल हमारा है वंडर वाल फोर्स पर। एक बात और मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या होता है ना, इसी के कारण जो वाटर है, तो वाटर का चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, चाहे उसका जो एबिलिटी है टू डिजॉल्व इन मेनी सब्सटेंसेस, ये सारी जो एबिलिटी है ये सब इसलिए है क्योंकि वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एंड इवन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स में भी इसका एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वंडर बॉल फोर्स पे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, वंडर बॉल फोर्स आर attractive force between ion of opposite charge, force that hold atom together in molecules, weak intermolecular force caused by temporary dipoles, or strong covalent bond formed between atoms। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो, आप लोग आंसर बता सकते हो चाहो तो, इन लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स कॉज्ड बाय टेम्पररी डाइपोल्स। क्योंकि वंडर बॉल फोर्स कहते हैं ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। और टेम्पररी डाइपोल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, याद रखना इस बात को कि ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एज रिजल्ट ऑफ टेम्पररी फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रॉन्स। इस लाइन को एकदम से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो और उसको याद भी रखना, समझ रहे हो ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एज रिजल्ट ऑफ टेम्पररी फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना आप लोग पहले लाइन को यहाँ पे याद रखो। और जो वंडर बॉल फोर्स होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है उसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्स, एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो वंडर बॉल फोर्स से भी कमजोर फोर्स होता है जिसका नाम है लंडन डिस्पर्सन फोर्स, जो वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है ना, एंड अराइजेज ड्यू टू टेम्पररी फ्लक्चुएशन से वो पैदा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगला सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मीथेन है, अमोनिया है, टू है, H2 है। यहाँ पे चार चॉइस दिया हुआ है, पहले आप अपने स्तर पर इसका आंसर कर सकते हो, और जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा याद रखना, H2O। कहते हैं H2O ही क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहता है it occurs between hydrogen atom and covalently bonded highly electronegative atom in a different molecules। अगर हम इसी को यहाँ पे समझें
इसके हिसाब से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा, मैंने अभी भी पीछे पहले क्वेश्चन में बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ये एक प्रकार का ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, और इसके कारण क्या होगा, वो जो बॉन्ड स्टेब्लिश होता है, दैट आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मीथेन में या CO2 में या अमोनिया में नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग लगाना H2O। Another question, the type of bond formed between two sulfur atoms in a sulfur molecule, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले आप लोग इसका आंसर खुद से करके देखो, अदरवाइज फिर मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे क्या है, सल्फर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मतलब सल्फर के दो एटम में जब दोनों एटम ही सेम है तो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगा, होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग, है ना, समझ रहे बात ना। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, so that they achieve stability. Another question, which of the following statement about metallic bond is true? metallic bond के विषय में वैसे कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे चॉइस पढ़ो आप लोग। metallic bond involve the sharing of electron between atom. metallic bond are typically weaker than ionic bond. metallic bond occur between a metal and a non-metal. metallic bond result from the attraction between positive metal ions and a sea of delocalized electron. अब इसको पहले एक बात आप लोग इस क्वेश्चन का जब आंसर करो, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो तय बात है आपको बहुत सारी चीज़ याद आ रहा होगा, नहीं तो इसको ऐसे याद रखना कि मेटेलिक बॉन्ड सबसे पहले किस में होगा, एग्जिबिटेड बाय मेटल्स और मेटेलिक एलोय। पहला बात याद रखना, मेटल्स और मेटेलिक एलोय के बीच में होगा। तो अगर ये याद होगा तो ऐसे ही आपका एक चॉइस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, समझ रहे बात। जो सी है, मेटेलिक बॉन्ड अकर्स बिटवीन मेटल एंड ए नॉन मेटल, पहले ही ये चॉइस का हो गया, यहाँ पे गैप हो गया हुआ। दूसरा यहाँ पे समझना कि ये जो बॉन्ड है होता क्या है, मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, याद रखना कोई भी जो मेटल्स होता है बेसिकली उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बहुत ही कम होता है, और वो चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होगा, नतीजा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली क्या होगा, हेल्ड होगा बाई पॉजिटिव चार्ज मेटल न्यूक्लियाई, जो मेटल का जो न्यूक्लियाई उससे बहुत ही उससे कमज़ोर वहाँ पे तरीके से बनता होगा। एंड देयर फोर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी स्पेसिफिक बॉन्ड के साथ अटैच या उसके साथ कन्फाइंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये फ्रीली क्या होगा, अक्रॉस द लैटिस ये मूव करते रहेगा। और अगर ये अक्रॉस द लैटिस मूव करते रहता है तो नतीजा क्या हुआ, मेटल जो एटम्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं, चिपकर का सी ऑफ डी लोकलाइज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसमें वो इमर्ज सा दिखेगा, और नतीजा क्या हुआ, जो क्लाउड बन रहा है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन का और मेटल के पॉजिटिव आयन के बीच का, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, उसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड result from the attraction between positive metal ions and a sea of delocalized electron। तो आंसर इसका ही आप लोग यहाँ पे याद रखना। Another question, which of the following statement about ionic bond is incorrect? आयनिक बॉन्ड के विषय में यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से, तो स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग। आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। आयनिक बॉन्ड occurs between a metal and a non-metal.
Anionic bonds are typically stronger than covalent bond. Any compound form crystalline structure due to the strong electrostatic attraction between ions. हमेशा से आपका इसको याद रखना चाहिए कि एनिक बॉन्ड, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। चूंकि एनिक बॉन्ड्स आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपली आप इसको कह सकते हो। राइट आंसर इसके सी हो जाएंगे। अब इसको आप लोग समझो। आयनिक बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉन्गर होता है किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से, इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी, बट इट इज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक कंपाउंड्स। किस कंपाउंड के साथ ही है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सच एज हाई सरफेस टेंशन एंड कोहेशन? पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग, यहाँ भी कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। जो वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है उसके लिए कौन सा बॉन्ड जवाबदेह होगा, है ना? इसका सिंपल सा आंसर आप लोग बता चुकी है, तो आपको अब बताना, अब तो आप लोग को बताना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने पहले बताया था ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, ये सब का एग्जिस्ट करता है। एंड दीज आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इवन द कोहेशन, इवन द हाई सरफेस टेंशन, ऑल एग्जिस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। So the answer here is the D. Take another question. Which of the following statement about covalent bond is correct? कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन एनिक बॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये आप लोग बताओ। द राइट आंसर इज द सी, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वहाँ पे देखे हो ना अभी सल्फर वाले में, जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल था जिसमें दो सल्फर एटम्स क्या था, शेयरिंग कर रहा था, और वहाँ बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। चाहे आप H2O में ले लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है कौन सा है, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पे। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। आई होप कि बहुत बेसिक सवाल है, आपको पता होगा। तो फिर नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे कि प्रोटॉन पे कि न्यूट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, याद है सब लोगों को? हाँ, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे इन बातों को याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं। What is the total number of electrons that can occupy the first energy level of an atom? 2, 4, 8, 18। आप लोगों को सेल याद आ रहा होगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, या एस पी डी एफ भी आपको याद आ रहा होगा। तो सेल की बात करें तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्युपाई द फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है उसमें कितने होंगे? इसका आंसर क्या होगा, 2। मतलब ए इज द राइट आंसर, है ना। और याद रखना कि द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। टेक अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन? इसमें ज़्यादा प्रोटॉन का नंबर है। अब याद करो, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। नाइट्रोजन में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। और यूरेनियम में कितना होगा, यूरेनियम का कितना होता है, 230, मतलब 92। एटॉमिक नंबर कितना है, 92। 92 इलेक्ट्रॉन और 92 प्रोटॉन। क्या बात है, इसका आंसर क्या होगा, डी। हाईएस्ट नंबर प्रोटॉन का पूछा है तो यहाँ पे लगाना है डी। तो 16 का आंसर क्या हो गया, डी। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 92 है। क्या बात है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है जो बैलेंस करता है, जिसके कारण एटम क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। और कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली इसलिए न्यूट्रल भी होता है वो। एक अदर क्वेश्चन, atomic mass of an atom is primarily determined by the combined masses of which subatomic particle?
आप लोग याद होगा कि भाई किसी भी एटम का जो मास होता है वो मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कारण की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कारण, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कारण की न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कारण। आपको याद होगा न्यूक्लियस में जो पाया जाएगा उसी कारण मास होता है। एटम का मास न्यूक्लियस के कारण होता है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। एक अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड कैन ए कार्बन एटम फॉर्म। कार्बन एटम में कितने मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। और 4 का मतलब क्या हुआ, आंसर करेक्ट क्या होगा, डी। एक अदर क्वेश्चन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, पहले भी पढ़ चुके हो आप लोग, अगेन इसको मैं रिपीट किया हूँ ताकि आप फिर से बता सको। चलो कोई बात नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना। एक अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस में होगा, H2O में, मैंने पहले बताया था अभी। H2O में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही होता है, और साथ में क्या है, H2O कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे, H2O इन द वाटर मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम लीड्स टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और उसके कारण जो बॉन्ड बनता है, लेकिन इनिशियली तो शेयरिंग हुआ होता है। एंड टेक दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम व्हेन। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, when electrons are shared between atom, electrons are transferred from one atom to another, proton are shared between atom, neutron are transferred between atom। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग बताओ, इसका आंसर क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर देन फॉर्म व्हाट, आयनिक बॉन्ड। प्लस और माइनस के बीच में बनता है ना, आप कह सकते हो ionic bond formed through the transfer of electron from one atom to another, resulting in the formation of ions that are attracted to each other। So guys remember this answer। और इसके बाद हम लोग these are the our courses। इन बच्चों को कोर्सेस में जो भी कोर्स आप अपने हिसाब से देख लेना, एंड हाउ यू establish the contact with us, और किस तरह से आप कुछ क्वेरीज करना हो तो नंबर दिया हुआ है, बस नंबर पे जाइए। वीडियो पे कमेंट जरूर करिए सब लोग, ताकि टू वे कम्युनिकेशन को हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें। अगेन बताता हूँ, टू दैट आगे वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँ। एक्सप्लेनेशन कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए आप वो भी बताना। क्वेश्चंस चूँकि ये पहला वीडियो है इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं हो। आगे के जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलेगा आप लोगों को, तो भी तैयार रहना है। एंड कोर्स के विषय में जान चुके हो, टेस्ट प्रोग्राम है इसके विषय में आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। और फाइनली आप टेलीग्राम चैनल है, आप इसके थ्रू आप जुड़ सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अनदर वीडियो अपलोडेड ऑन दिस चैनल फॉर यू। तो वेलकम वीडियो, go and watch that। Thank you, bye।